हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा। सो स्टूडेंट, आज हम होम साइंस की महामैराथन के थ्रू एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो कि आपके यूजीसी नेट के अलावा आपके एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जामों में भी कई बार पूछे गए हैं। मैं बात कर रही हूँ आपके रिसर्च एप्टीट्यूड की। आप सभी जानते हैं रिसर्च यानी अनुसंधान से संबंधित आपके अक्सर प्रश्न आते हैं, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर जो आपका पेपर 2 है, यानी होम साइंस के अलावा कुछ अदर भी पेपर हैं जो पेपर 2 में आते हैं, उसमें भी आपका रिसर्च पूछा जाता है। एलटी, जीआईसी जैसे एग्जामों में भी आपके अनुसंधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके सिलेबस में ये चीज़ें इंक्लूड हैं। यानी अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड की जो थ्योरी सेशन है उसको अगर हम कंप्लीट कवर कर लें तो चाहे जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाएं, हम आसानी से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम केवल प्रैक्टिस करते रहते हैं और प्रैक्टिस से क्या होता है, जो हमारी थ्योरी चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो पाती। आज की सेशन में चाहे वो आपका रिसर्च की डिफिनीशन हो या फिर उसके ऑब्जेक्टिव हो, टाइप हो, हाइपोथेसिस हो, हर एक चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। बट यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपका क्या होगा, रिवीजन सेशन होगा, जिसमें हम जो मेन पॉइंट है हमारे लिए, जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं अक्सर, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे और उनको आज की सेशन में कवर करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड होगा जिसमें हम हर एक चीज़ कवर करने वाले हैं। और उसके बाद तो हमने ऑलरेडी आपके रिसर्च के क्वेश्चंस किए हैं, इसके साथ साथ हम आगे भी जो रिसर्च के प्रैक्टिस है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। सो क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इसकी जो आपकी पीडीएफ है वो भी आपको सेंड कर दूंगी, जिससे आप अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो चलिएगा, देरी ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं आपके रिसर्च की अर्थ को, यानी मीनिंग समझते हैं रिसर्च की क्या है। ठीक है, तो अनुसंधान सिर्फ कोई सामान्य खोज नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक आपका विशिष्ट दृष्टिकोण और एक आपका ऐसा प्रोसेस है जिसमें थोड़ा सा आपका साइंटिफिक चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ जैसे लिखा है कि आपका पूछताछ, खोज या जांच का रवैया, तो जो आपका रिसर्च है यानी अनुसंधान है, उसकी शुरुआत हमेशा किससे होती है? उसकी शुरुआत हमेशा होती है आपके जिज्ञासा से, कि हम कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं, क्या है और कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में, यानी किस चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं, क्यों, क्या और कैसे, इन सब के बारे में जो जानना चाहते हैं वो सारी चीज़ें। तथ्यों को उजागर करने का वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ प्रयास किया गया, यानी कहने का मतलब क्या है इसका, यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रयास है जो क्या करता है, तथ्यों को उजागर करने के लिए किया जाता है। तो इसमें भावनाएं मैटर नहीं करती, बल्कि ये क्या करता है, एक तरीके से तथ्य को सिद्ध करने की बात करता है। क्या करता है, जो आपके तथ्य हैं उनको क्या करता है, सिद्ध करने की बात करता है, यानी फैक्ट को क्या करता है, एक तरीके से साइंटिफिक तरीके से सिद्ध करने की बात करता है। ठीक है, इसलिए वैज्ञानिक तरीकों के आवेदन की क्या होती है, इसमें आवश्यकता होती है। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पे जो आपकी परिभाषाएं हैं, यानी अलग अलग विद्वानों ने अनुसंधान को परिभाषित किया है जिससे उसको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल सके और स्पष्टता मिल सके। तो यहाँ पे जो है आपका यंग पीवी, इन्होंने जो आपका परिभाषित किया है, उन्होंने क्या कहा है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान को एक नए तथ्यों की खोज या पुराने तथ्यों, उनके अनुक्रमों, अंतर्संबंधों, कारणात्मक व्याख्यानों और उसके साथ साथ उन्हें नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक नियमों की पुष्टि करने की व्यवस्थित विधि के रूप में क्या किया गया है, परिभाषित किया जा सकता है। यानी अगर हम इजी लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करें तो जो आपका रिसर्च है, यानी जो आपका अनुसंधान है, वो नए तथ्य की एक तरीके से, यानी नए ज्ञान की क्या करता है, एक तरीके से खोज करता है। और जो आपका साथ में अगर बात करें, जो तो आपके पुराने तथ्य हैं, जो स्थापित तथ्य हैं, उनकी सत्यता की भी क्या करता है, जांच करता है। यानी जो पुराने फैक्ट हैं उनको भी ये सिद्ध करने का या उनको सही ठहराने का एक तरीके से प्रयास करता है कि भाई इन चीज़ में सत्यता है कि नहीं है, ये चीज़ ट्रू है या नहीं है, उस चीज़ की भी जाँच करता है। ठीक है, यानी ये तथ्यों के बीच के जो जटिल संबंध हैं उनको समझने पर ज़्यादा जोर देता है। ये यंग पीवीजी का एक तरीके से कथन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका है कार्ल लिंगर। तो कार्ल लिंगर इसे परिभाषित करते हैं, वो क्या कहते हैं आपका,
कि अनुसंधान प्राकृतिक घटना के बीच अनुमानित संबंधों के बारे में काल्पनिक प्रस्तावों की एक व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य और महत्वपूर्ण क्या है, एक तरीके से जांच है। तो यहाँ पे अगर कार्लिंगर के अनुसंधान के जो 4 स्तंभ उन्होंने बोले हैं, ये आप उनके 4 स्तंभ मान सकते हैं, जिनमें उन्होंने कहा व्यवस्थित, व्यवस्थित मतलब चरण दर चरण ये प्रक्रिया होती है, स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमैटिक तरीके से ये चीज़ होती है। कैसी होती है आपका, एक तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से होती है। दूसरी चीज़ है नियंत्रित यानी कंट्रोल्ड, यानी एक तरीके से बाहरी कारकों को क्या करती है, एक तरीके से नियंत्रित किया जाता है इसमें। इम्पीरिकल की बात करें यानी अनुभवजन्य की बात करें तो अवलोकन और अनुभव पर ये क्या होता है, एक तरीके से आधारित होता है। और आपका क्रिटिकल आपका इन्वेस्टिगेशन भी है आप यहाँ पे एक तरीके से, यानी एक तरीके से महत्वपूर्ण क्या है, जांच है। यानी ये क्या करता है, एक तरीके से आपके निष्कर्षों की गहराई में क्या करता है, एक तरीके से जांच करता है। तो ये इनका कथन है, यानी एक तरीके से जो आपके कार्लिंगर हैं उन्होंने अनुसंधान के 4 स्तंभ बताए हैं, जिसमें है आपका व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य और आपका महत्वपूर्ण जांच, यानी सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल और आपका क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। तो अगर ये शब्द आपको दिखें तो आप समझ जाइएगा कि ये जो परिभाषा है ये एक्चुअल में किसकी है, आपका कार्लिंगर की है। ठीक है, तो याद करने का एक अच्छा तरीका है। यहाँ पे बात करें तो आपके जो हैं जॉन डब्ल्यू वेस्ट, इन्होंने भी परिभाषित किया है। इनकी परिभाषा को समझते हैं। तो इनका क्या है कि अनुसंधान व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण और नियंत्रित टिप्पणियों की रिकॉर्डिंग है, जो सामान्यीकरण सिद्धांतों या सिद्धांतों के विकास के लिए छोड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप भविष्यवाणी और संभवतः घटना का अंतिम नियंत्रण होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अनुसंधान का जो अंतिम लक्ष्य है केवल समझना नहीं है, बल्कि क्या करना है, भविष्यवाणी करना है और क्या करना है, घटनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करना भी है। तो ये चीज़ कहते हैं। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे बात करें तो अनुसंधान के उद्देश्य को समझते हैं, ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि भाई रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो हम अनुसंधान क्यों करते हैं, इसके कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि नए तथ्य खोजने के लिए क्या है, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट, यानी एक तरीके से क्या बात कर रहे हैं कि अज्ञात को जानने के लिए। हम किसको जान रहे हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, है ना। ज्ञात तो मतलब ये होता है जिसके बारे में हमें नॉलेज है, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, जो अननोन है, जिसे हम नहीं जानते, उसको जानना, उसकी खोज करना, वो क्या होता है, आपका रिसर्च होता है। महत्वपूर्ण तथ्यों को सत्यापित और परखने के लिए, यानी एक तरीके से ये सुनिश्चित करने के लिए कि ज्ञान विश्वसनीय है, यानी टू आपका वेरीफाई एंड टेस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यानी हम एक तरीके से क्या करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि जो ज्ञान है वो क्या है, आपका विश्वसनीय है। वहीं बात करें कारण और प्रभाव संबंध की पहचान करने के लिए किसी घटना या प्रक्रिया या घटना का क्या करना, एक तरीके से विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। यानी एक तरीके से यहाँ पे बात हो रही है कि समस्याओं को हल करने और समझने के लिए हम क्या करते हैं, नया ढांचा बनाते हैं। क्या करते हैं, नया ढांचा बनाना, एक तरीके से ये आपका होता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है जो आपका रिसर्च है वो हम क्यों करते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जैसे हमने बात की कि नए तथ्य खोजने के लिए, महत्वपूर्ण तथ्यों को सत्यापित और परखने के लिए, कारण और प्रभाव। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च से ही क्वेश्चन आता है, कॉज एंड इफेक्ट की बात कौन सा रिसर्च करता है, कॉज एंड इफेक्ट की बात कौन सा रिसर्च करता है, तो आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बात करता है। और इस तरीके से आपके प्रश्न टाइप ऑफ रिसर्च में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं। तो यानी कहने का मतलब है वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक समस्याओं को हल करने और समझने के लिए नए आपके वैज्ञानिक उपकरण और धारणाएं और सिद्धांतों को क्या करना, विकसित करना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, और क्या करना है, आपके रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं को भी दूर करना और हल करना है। यानी चाहे वह वैज्ञानिक हो या सामाजिक हो या रोज़मर्रा से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको भी हल करना, दूर करने का क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे जो डायग्राम दिया है ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, इसको हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका जो अनुसंधान की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में दिया हुआ है। तो जो आपकी अनुसंधान की विशेषताएं हैं उसमें आपका एक तरीके से
आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन आता है। जैसे अनुसंधान एक अराजक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक निश्चित और तार्किक चरण का एक तरीके से पालन करती है, यानी स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक तरीके से इसमें चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपका लॉजिकल भी लगता है। ठीक है, यानी आपका यह आधार तर्क और प्रमाण पर आधारित होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, तर्क भी होता है, आपका प्रमाण भी होता है, यानी आपको ये सिद्ध करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया वो चीज़ आपको मान ली गई, यानी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आपको साक्ष्य पेश करने पड़ेंगे। जब आप साक्ष्य पेश करेंगे तो ही वो चीज़ आपकी वैलिड मानी जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ बात करें तो क्लैरिटी की अगर बात करें, यानी स्पष्टता की बात करें, तो जो अनुसंधान की रूपरेखा है और जो उसका प्रोसेस है, जो उनके कंक्लूजन, वो क्या होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। यानी वो चीज़ आपकी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आपका डिफाइंड अगर बात करें तो यानी समस्या और जो चर हैं, यानी जो आपके वेरिएबल्स हैं, वो स्पष्ट रूप से क्या होने चाहिए, परिभाषित होने चाहिए। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं अनुसंधान के प्रकारों की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च जो हैं आपके, इससे रिलेटेड आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं, यानी आपके टाइप्स ऑफ जो आपका रिसर्च है वो आपसे पूछा जाता है। तो अनुसंधान को उनके उद्देश्य और प्रकृति के आधार पर हम कई श्रेणियों में बांटते हैं। और यहाँ पे जो उद्देश्य के आधार पर अगर हम बात करें, यानी आपके उद्देश्य के आधार पर जो आपके रिसर्च हैं, वो सबसे पहले आपका है मौलिक अनुसंधान, यानी फंडामेंटल रिसर्च। इसी को हम प्योर रिसर्च के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अगर आपका कई बार आ जाए कि प्योर रिसर्च कौन सी है, तो आप यही सोचिएगा फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के शोध मौलिक रूप से नई जानकारी उत्पन्न करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन आपका एक तरीके से जनरेट करने में क्या करते हैं, आपके मौलिक अनुसंधान मदद करते हैं। वहीं बात करें तो मौलिक अनुसंधान दो तरीके से आकार ले सकता है, या तो एक नए सिद्धांत के रूप में या किसी मौजूदा सिद्धांत के रूप में। यानी एक तरीके से या न्यू थ्योरी के रूप में, या फिर जो ऑलरेडी थ्योरी जो डेवलप हो चुकी है उसके रूप में, उसके विकास के रूप में ये क्या करता है, एक तरीके से मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें आपके, तो ये जो रिसर्च पूछी गई है ये है आपका व्यवहारिक शोध, यानी अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड जो रिसर्च है उसका उद्देश्य क्या है, मौजूदा सिद्धांतों और मॉडलों को सत्यापित करने के लिए डेटा संग्रह करना और वास्तविक जीवन की समस्याओं या स्थितियों का समाधान खोजने में क्या करना, मदद करना। तो ये जो आपका अप्लाइड रिसर्च है, ये क्या करता है, वास्तविक जीवन की समस्या और स्थितियों का समाधान खोजता है। क्या करता है, जो वास्तविक जो जीवन है उसकी जो प्रॉब्लम्स है, जो स्थितियां हैं, उनका समाधान खोजने की बात करता है। और मौजूदा सिद्धांतों को क्या करता है, एक तरीके से सत्यापित करता है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि किसी विशेष फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे उर्वरक की खोज करना, ये आपका एक तरीके से अप्लाइड रिसर्च का क्या हो सकता है, उदाहरण हो सकता है। ठीक है, यानी सोल्यूशन फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम और आपका सिचुएशंस। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट है आपका एक्शन रिसर्च, और एक्शन रिसर्च कई बार आपसे पूछा जाता है। एक्शन रिसर्च ज़्यादातर पूछा जाता है, कार्रवाई पर शोध। ठीक है, यह क्रिया उन्मुख अनुसंधान है जो किसी समस्या का तत्काल समाधान खोजने के लिए किया जाता है। यानी ये क्या है, आपका इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इमीडिएट सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपको ऐसे वर्ड दिखे कि तत्काल जो आपका समाधान की बात कौन सा रिसर्च करता है, तो ये कौन सा रिसर्च है आपका। तो यहाँ पे नेचुरल सी बात है, अगर आपका एक्शन रिसर्च के बारे में पूछा जाए क्वेश्चन के फॉर्म में, तो अगर जहाँ पे लिखा हो इमीडिएट आपका सोल्यूशन, उस पर आपका जो यानी तत्काल जो समस्या है उसको खोजने की बात करता है, या जो चीज़ हो गई है या जो प्रॉब्लम है उसको सुधारने की बात करता है। ये आपका कौन सा रिसर्च है, आपका एक्शन रिसर्च है। यानी अगर उदाहरण के तौर पर हम मान ले, तो एक क्लासरूम में जो आपके स्टूडेंट हैं उनके अनुशासन की जो तत्काल समस्या है उसको हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नई जो टेक्निक है उसको हम लागू कर सकते हैं। कुछ ऐसा किया जाए जिससे अनुशासन एक तरीके से बना रहे, जो अनुशासनहीनता हो रही है उसमें सुधार किया जा सके। मतलब एक नॉर्मल जो है आप मान सकते हैं उदाहरण के तौर पर। ठीक, नेक्स्ट जो है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, यानी जो आपका वर्णनात्मक अनुसंधान है, इसकी बात करें तो इसका मतलब है कि शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं है, यानी जो आपके वेरिएबल्स हैं उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, उसे जैसा है वैसा ही उसका वर्णन करना चाहिए।
ठीक है। तो अगर यहाँ पे जैसे हमने उद्देश्य के आधार पर आपके 2 रिसर्च पढ़े, ठीक है, जैसे आपका फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड आपका एक्शन रिसर्च हमने उद्देश्य के आधार पर पढ़ा। तो ये जो आपका रिसर्च है यानी वर्णनात्मक जो अनुसंधान है, ये है आपका प्रकृति के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड किया गया है कि बेस्ड ऑन नेचुरल, एक तरीके से प्रकृति के आधार पर जो है आपका, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी आपका वर्णनात्मक अनुसंधान। तो उद्देश्य क्या है, मतलब एक तरीके से यह जैसा है वैसा ही उसका क्या करता है, वर्णन करता है, कोई भी इसमें मैनिपुलेशन एक तरीके से नहीं होता है, ये आप समझ सकते हैं। यानी शोधकर्ता का जो चर है यानी जो वेरिएबल है उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, कोई भी कंट्रोल एक तरीके से नहीं होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से कुछ चीज़ें हो सकते हैं, जैसे आपका इसमें विधियों में आपका क्षेत्र सर्वेक्षण है, केस स्टडी है और आपका साक्षात्कार है, यानी आपका इंटरव्यू इसमें शामिल होता है। किस रिसर्च में, आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्लेषणात्मक अनुसंधान, एनालिटिकल जो आपका रिसर्च है उसकी बात करें तो यहाँ पे जो आपका विश्लेषणात्मक अनुसंधान है, यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ एक शोधकर्ता को पहले से मौजूद डेटा पर तर्क और तर्क का उपयोग करके विश्लेषण करना होता है। यानी पहले से जो मौजूद डेटा है, ठीक है, एक तरीके से उसमें आप एक तरीके से सोचते हैं, उसका गहन विश्लेषण करते हैं, उसका गहन एक तरीके से एनालिसिस करते हैं ताकि उस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो ये आमतौर पर एक गहन अध्ययन होता है, यानी डीप स्टडी एक आप मान सकते हैं। डेप्थ स्टडी यानी आप जब गहराई से किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो वो आपका क्या होता है, एनालिटिकल रिसर्च होता है। विश्लेषण का मतलब ही होता है एक तरीके से सोचना, उस चीज़ के बारे में गहराई से सोचना, ठीक है। तो इसके लिए आलोचनात्मक सोच और मूल्यांकन के उपयोग की क्या होती है, एक तरीके से आवश्यकता होती है। यानी इसमें नए डेटा के बजाय क्या होता है, जो मौजूदा डेटा है उस पर काम किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा रिसर्च है जिसमें क्या करते हैं, जो मौजूदा डेटा है उस पर काम किया जाता है, जो पहले से मौजूद डेटा है उस पर जो काम किया जाता है, वो कौन सा रिसर्च है, वो है आपका एनालिटिकल रिसर्च यानी विश्लेषणात्मक रिसर्च। ये मैं आपको की पॉइंट बता रही हूँ जिससे आप थोड़ा सा उस चीज़ को रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये किस रिसर्च के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो आपका है मात्रात्मक अनुसंधान यानी क्वांटिटेटिव जो आपका रिसर्च है, जिसको मेजरमेंट किया जा सकता है, जो संख्याओं के फॉर्म में होता है। यानी ये एक घटना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है जिसे संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। यानी जो आपका मात्रात्मक अनुसंधान है ऐसे घटना का अध्ययन करता है जिसे संख्याओं में क्या किया जाता है, एक तरीके से व्यक्त किया जाता है, जैसे माप हो गया या कोई संख्या हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपके क्वालिटेटिव रिसर्च की यानी गुणात्मक शोध की बात करें, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसका मेजरमेंट आपका नहीं किया जा सकता एक तरीके से, यानी गुणात्मक शोध उस घटना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है जिसे संख्याओं से परे समझाया जा सकता है, अर्थात गुणात्मक तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ऐसे घटना का अध्ययन करना जिसे संख्याओं से परे यानी गुणात्मक तरीके से समझाया जा सके, जैसे आपके अर्थ हो गए, आपके अनुभव हो गए, आपकी अप्रोचेज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी संख्या नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, कोई डेटा नहीं है भाई, आपके जो एक्सपीरियंस है उनको आप माप नहीं सकते ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपका किस में आता है, गुणात्मक में आता है। जो आपकी अप्रोचेज हैं, जो आपके अनुभव हैं, यानी जो एक्सपीरियंस हैं, जो उनकी डिफिनीशंस हैं, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका वैचारिक अनुसंधान यानी कॉन्सेप्चुअल जो आपका रिसर्च है, वो क्या है। वैचारिक शोध आमतौर पर दार्शनिकों या विचारकों द्वारा किसी मौजूद विचार की पुनः व्याख्या करने के लिए किया जाता है। हालांकि कुछ शोधकर्ता व्यवसाय या बाजार की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक वैचारिक ढांचे का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैचारिक का आपका अनुसंधान है ये आमतौर पर दार्शनिक या विचारकों द्वारा किसी जो मौजूदा विचार है उसकी क्या करता है, एक तरीके से पुनः व्याख्या करने के लिए ये किया जाता है। यानी इसमें प्रयोग करना शामिल नहीं होता, बल्कि जो अमूर्त प्रकृति होती है ये इसमें इन्वॉल्व होता है, यानी इसमें प्रयोग करना शामिल एक तरीके से नहीं होता है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। यानी इस तरीके के शोध में आपका प्रयोग करना शामिल नहीं होता है, ये प्रकृति में क्या होती है, एक तरीके से अमूर्त है। नेक्स्ट क्या है आपका, वो है आपका आनुभविक जो अनुसंधान है यानी एम्पिरिकल जो रिसर्च है, यानी अनुभवजन्य शोध वह है
जो घटना के अवलोकन और माप पर आधारित होता है, जैसा कि शोधकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जाता है, जो आपका एक्सपीरियंस किया जाता है। यानी यह अवलोकन और घटना के माप पर आधारित होता है, यानी जैसे अनुभव ही उसका एक क्या होता है, एक तरीके से मुख्य आधार होता है। जो आपका एक्सपीरियंस है वही इसका क्या होता है, पेस्ट होता है। ठीक है, तो अनुभव से अनुभव आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका प्रायोगिक अनुसंधान, यानी निर्भर चर पर स्वतंत्र चर के हेर फेर के परिणाम पर एक तरीके से क्या करता है, एक तरीके से ये नज़र रखता है। यानी जो आपका प्रायोगिक अनुसंधान है ये स्वतंत्र चर यानी जो आपका इंडिपेंडेंट आपका वेरिएबल है उसमें हेर फेर करने के निर्भर चर यानी जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर परिणाम की क्या करता है, एक तरीके से जान करता है, यानी एक तरीके से मैनिपुलेशन करता है। या इसमें आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपका है कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है, कॉज एंड आपका जो इफेक्ट है उसकी बात करता है। कौन सा रिसर्च, आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे, चलिएगा। नेक्स्ट अगर हम तो यहाँ पे बात करें आपके संदर्भ और ग्रंथ सूची की यानी रेफरेंसेस और आपका बिब्लियोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे संदर्भ सूची में केवल उन कार्यों का विवरण शामिल है जो पाठ में उद्धृत है। ये कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि यदि आपने अपनी थीसिस के पेज 10 पर किसी किताब का उल्लेख किया है, यानी किसी किताब के बारे में कहा है, ठीक है, तो आपका जो किताब है वो आपका किस में शामिल होगा, संदर्भ सूची में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। वहीं जो आपका दूसरा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि एक ग्रंथ सूची में ऐसे स्रोत होते हैं जिन्हें पाठ में उद्धृत नहीं किया जाता है लेकिन जो विषय के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। यानी यहाँ पे वह स्रोत जिन्हें आपने पढ़ा तो था लेकिन अंत में आपने अपनी थीसिस में सीधे उसको नहीं डाला, ठीक है, तो वो किस पे जाएगा आपका, वो आपका जाएगा ग्रंथ सूची में, उसको क्या कर दिया जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आईसीटी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कार्यों में शोधकर्ता की मदद करता है। यानी जो आईसीटी है वो आपके रिसर्च में किस तरीके से आपकी मदद करता है, यानी अनुसंधान के लगभग हर स्टेप में आपकी शोधकर्ता की मदद करता है। आईसीटी का आप जानते हैं उपयोग काफ़ी बढ़ गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आपको जानना है और वो क्या है, सबसे पहले देखते हैं डेटा, आपका पूर्ण डेटा विश्लेषण में आईसीटी के अनुप्रयोग। तो यानी यहाँ पे अगर बात की जाए तो जैसा आपका साहित्य समीक्षा होती है, यानी ऑनलाइन जो डेटाबेस है उसका उपयोग करके जो आपका मौजूदा रिसर्च है उसकी खोज करना, उसको पढ़ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे माँ समझ सकते हो कि भाई सोच समस्या को परिभाषित करने से पहले हम कोई ऑनलाइन लेख पढ़ते हैं, कोई हम किताब पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें। दूसरा क्या है, डेटा विश्लेषण में आईसीटी के अनुप्रयोग, ठीक है, तो यानी जो डेटा संग्रह और जो आपका एक तरीके से डेटा विश्लेषण है, डेटा एनालिसिस है, यानी जो ऑनलाइन सर्वे टूल हैं, यानी जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं उनका उपयोग करना, सांख्यिकी जो सॉफ्टवेयर हैं, चाहे आपका RExcel हो या आपका SPSS हो, उसमें डेटा डालना और उनका क्या करना है, एक तरीके से विश्लेषण करना, ये सारी चीज़ों में आपका आईसीटी एक तरीके से हेल्प करता है। यानी एक बड़े सर्वे में एक तरीके से कोरिलेशन बनाना और खोजने के लिए आप क्या किसका उपयोग करते हैं, SPSS का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पोस्ट डेटा विश्लेषण में आईसीटी के आपके अनुप्रयोग। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग और प्रकाशन के लिए आप कर सकते हो, यानी निष्कर्ष को, यानी जो आपका कंक्लूजन है उसको व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करते हैं, MS वर्ड, ठीक है, यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। शोध पत्र को ऑनलाइन पत्रिकाओं में एक तरीके से क्या करना, जमा करना। ठीक है, तो यहाँ पे थीसिस का जो अंतिम ड्राफ्ट है वो तैयार करना, टेबल और ग्राफ बनाना और उसको क्या करना, ऑनलाइन जमा करना। तो इसमें आपका एक तरीके से आईसीटी का ही एक तरीके से रोल हो रहा है। तो ये आई होप आपको थोड़ा सा इसी तरीके से समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, वो आपका क्या है, अनुसंधान नैतिकता। ठीक है, अनुसंधान जो आपकी नैतिकता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो रिसर्च एथिक्स जो हैं वो दिशा निर्देशों का एक समूह है जो शोधकर्ता को सफलतापूर्वक शोध करने में हेल्प करता है, सहायता करता है। मुख्य सिद्धांत, अनुशासन प्रक्रिया, डेटा संग्रह, डेटा की व्याख्या, रिपोर्ट प्रकाशन, थीसिस, गोपनीयता, स्पष्टता और साहित्यिक चोरी के इर्द गिर्द घूमते हैं।
यानी अगर हम सरल तरीके से इसको समझें तो अनुसंधान नैतिकता का एक समूह है जो शोधकर्ता को सफलतापूर्वक अनुसंधान प्रक्रिया करने में क्या करता है, एक तरीके से मदद करता है। और इसका उद्देश्य क्या है, यह सुनिश्चित करना कि अनुसंधान वैज्ञानिक रूप से और नैतिक रूप से सही हो। ये एक तरीके से मतलब जैसे होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, आपने कोई लेख यानी कुछ चीज़ पे रिसर्च किया, हूबहू ऐसे ही छाप लेना, अपना कुछ एक्स्ट्रा ना करना। यानी आपको उस चीज़ के लिए मतलब एक तरीके से थैंक यू जो होता है ना, कि भाई हम किसी की चीज़ ले रहे हैं, अपने में ऐड कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए चीज़ करनी चाहिए, मतलब उसका शुक्रिया आप कह सकते हो किसी तरीके से। तो वो जो चीज़ है वो किए बिना उस चीज़ को अपना बनाना, वो एक तरीके से आपका क्या होता है, एक तरीके से वो नैतिकता का पालन करना नहीं होता है। यानी जैसे मान लो कि अनुसंधान नैतिकता के जो मुख्य सिद्धांत है उसमें जैसे आपका आ जाता है प्रकाशन, ठीक है। वहीं आपका होता है जैसे थीसिस हो गया, शोध प्रबंध हो गया, डेटा रिपोर्टिंग हो गया, गोपनीयता हो गया, गोपनीयता का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, साहित्यिक चोरी नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो गोपनीयता का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, गोपनीयता का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि शोध में भाग लेने वाले व्यक्ति की पहचान और जानकारी को एक तरीके से गुप्त रखना, ठीक है। यानी किसी मेडिकल रिसर्च में शामिल जो मरीज है उसका नाम, उसका पता किसी तीसरे पक्षों को नहीं लगना चाहिए, ये आपका होता है। वहीं अगर हम साहित्यिक चोरी की बात करते हैं स्टूडेंट, तो साहित्यिक चोरी मतलब किसी और के विचार या जो शब्द हैं या काम को बिना उचित संदर्भ दिए मतलब अपना बताकर उपयोग करना। किसी दूसरे ने काम किया है, आप अब पूरा श्रेय खुद ही ले जा रहे हैं, वो जो चीज़ है। यानी अपनी थीसिस में किसी अन्य लेखक के जो पैराग्राफ है उसको कॉपी पेस्ट करना, उसे उद्धृत यानी एक तरीके से उसे क्रेडिट ना देना और अपना बना लेना एक तरीके से वो जो चीज़ है, ठीक है। वहीं आपका सत्यनिष्ठा आती है, यानी डेटा के साथ छेड़छाड़ न करना, जैसे कि परिणाम अपनी परिकल्पना के अनुरूप बनाने के लिए एक तरीके से बदलना होता है, ये सारी चीज़ें। यानी अपने सर्वे के कुछ गलत जो आपके डेटा पॉइंट्स हैं उन्हें हटाकर सिर्फ अनुकूल जो डेटा है उसको ही रिपोर्ट करना, वो आपका एक तरीके से अनैतिक के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं आपका थीसिस लेखन की, ठीक है। यानी आपका थीसिस लेखन की बात करें, राइटिंग की बात करें, तो एक थीसिस लेखन एक दस्तावेज है जो शोध के परिणाम और विश्लेषण को निकाले गए निष्कर्षों का वर्णन करता है। और एक डिग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक छात्र द्वारा एक थीसिस लिखी जाती है। यानी अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे कि थीसिस लेखन का एक विस्तृत दस्तावेज है जो एक छात्र यानी जो स्टूडेंट द्वारा डिग्री आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक तरीके से क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो थीसिस में क्या है कि शोध के जो परिणाम हैं, यानी जो आपके शोध के आपके जो रिजल्ट हैं, ठीक है, और जो विश्लेषण है, जो एनालिसिस है, उससे निकाले गए जो कंक्लूजन है, यानी जो आपके निष्कर्ष हैं, उनका एक तरीके से क्या करता है, वर्णन करता है। और ये एक छात्र की उस विषय पर एक तरीके से डेप्थ जो अंडरस्टैंडिंग है, जो गहरी जो समझ है और जो अनुसंधान करने की जो क्षमता है, उसको एक तरीके से प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे थीसिस वर्सेस अगर हम शोध प्रबंध की बात करें तो ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। कई बार आपका थीसिस और कई बार शोध प्रबंध भी यूज होता है। तो यहाँ पे थीसिस आमतौर पर मास्टर डिग्री के लिए और जो शोध प्रबंध होता है वो डॉक्टरेट यानी। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछी जाए तो यहाँ पे जो थीसिस हैं, ठीक है, जो थीसिस हैं वो आपका मास्टर डिग्री यानी जो आपका एमए है उसके लिए। और अगर हम यहाँ पे बात करें आपका जो शोध प्रबंध है, ठीक है, अगर हम शोध प्रबंध की बात करें स्टूडेंट, तो ये आपका पीएचडी, ठीक है, यानी डॉक्टरेट डिग्री के लिए अधिक विस्तृत कार्य को संदर्भित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आपका सैम्पलिंग क्या होता है, ठीक है। तो सैम्पलिंग उसे कहते हैं स्टूडेंट कि जहाँ पे रिसर्च करने के लिए हम पूरी पॉपुलेशन के बजाय उनमें से कुछ लोगों या इकाइयों को चुनते हैं। यानी अगर आपकी पूरी आबादी है तो उनसे क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं उनको चुन लिया जाता है, वही आपकी क्या होती है, सैम्पलिंग होती है। यहाँ पे देखिएगा, एक है आपका संभाव्यता नमूनाकरण और एक है आपका गैर संभाव्यता नमूनाकरण, यानी प्रोबेबिलिटी आपका सैम्पलिंग और आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो दो तरीके
तरीके की सैम्पलिंग है। तो यहाँ देखते हैं जो आपका संभाव्यता नमूनाकरण है यानी यादृच्छिक चयन शामिल है, जिससे आप पूरे समूह के बारे में मजबूत सांख्यिकीय अनुमान लगा सकते हैं। यानी इसमें व्यक्ति का चयन यानी रैंडम तरीके से किया जाता है। ठीक है, यादृच्छिक मतलब एक तरीके से क्या होता है, रैंडम सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, यानी इससे आप पूरे समूह के बारे में मजबूत सांख्यिकीय निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा सटीक चीज़ें निकल कर आती हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को क्या किया जाता है, बराबर मौका दिया जाता है। हर किसी को क्या मिलता है, बराबर मौका मिलता है। ये तो मतलब आप समझ सकते हैं एक तरीके से लॉटरी की तरह। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आपका गैर संभाव्यता जो नमूनाकरण है, इसमें सुविधा या अन्य मापदंडों के आधार पर गैर यादृच्छिक चयन शामिल है, जिससे आप आसानी से डेटा एकत्र कर सकते हैं। तो ये जो आपका गैर संभाव्यता नमूनाकरण है, इसमें चयन आपका एक तरीके से रैंडम तरीके से नहीं होता। जैसे हमने पहले में देखा, आपका जो संभाव्यता नमूनाकरण था उसमें आपका रैंडम होता है, यानी हर किसी को बराबर मौका मिलता है। बट यहाँ पे क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो अपनी सुविधा अनुसार वो चीज़ें करता है। ठीक है, यानी जितनी उनको ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से क्या किया जाता है, इसमें चुना जाता है। तो इसमें डेटा आसानी से और तेज़ी से इकट्ठा किया जा सकता है। बस आप दो अंतर समझिएगा। मैंने जैसे बताया, संभाव्यता में बराबर होता है, रैंडम आपका लिया जाता है, और यहाँ पे रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग अपने सुविधा के हिसाब से चीज़ें करता है, और वो एक जो डेटा होता है वो एक तरीके से आसानी से और तेज़ी से इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका प्रतिचयन की अनिवार्यताओं के बारे में। ठीक है, जो आपकी प्रतिचयन की अनिवार्यताएं हैं, सैम्पलिंग की जो अनिवार्यताएं हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो एक अच्छा जो सैंपल है यानी जो नमूना है वह होता है जिसमें ये चार जो चीज़ें हैं वो होती हैं। सबसे पहले बात करें आपका प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधित्व आप कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, यादृच्छिक चयन द्वारा सुनिश्चित करें, यानी यह सुनिश्चित करना कि चुना गया जो नमूना है, जो सैंपल है, वो यादृच्छिक यानी आपका जो रैंडम चयन है उसके द्वारा पूरी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व किया गया है या नहीं। यानी जो आपकी फुल पॉपुलेशन है, यानी जो आपकी पूरी पॉपुलेशन है, उसका जो आपने चयन किया है वो अच्छे से किया है या नहीं, सही तरीके से हुआ है या नहीं। दिन बात करें आपकी पर्याप्तता की, तो यहाँ पे आपका नमूने का जो आकार है, नमूने का क्या आकार यानी जो नमूने का साइज है वो रिसर्च के लिए पर्याप्त यानी काफ़ी बड़ा होना चाहिए। ये भी आपका एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है, यानी जो नमूने का आकार है यानी जो रिसर्च के लिए पर्याप्त काफ़ी जो वो चीज़ है वो आपका साइज वो आपका बड़ा होना चाहिए। दिन बात करें स्वतंत्रता की, तो चयन का समान अवसर, यानी स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस, यानी नमूने की हर इकाई के चुने जाने का समान अवसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका समान अवसर होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, समरूपता। समरूपता मतलब नमूने की इकाइयों की प्रकृति में कोई बुनियादी अंतर नहीं होना चाहिए। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो यहाँ पे चीज़ें याद रखिएगा कि प्रतिचयन की अनिवार्यताओं में जो आपके चार अनिवार्यताओं के गुण हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आपका प्रतिनिधित्व हो गया, पर्याप्तता हो गया, स्वतंत्रता हो गया और आपका समरूपता हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन की, यानी अनुसंधान डिज़ाइन के प्रकारों की बात करते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन का मतलब है कि आप अपनी रिसर्च को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे आप व्यवस्थित करेंगे, ये जो चीज़ें हैं वो आपको देखनी हैं। तो सबसे पहले बात करें आपका एक्सप्लोरेटरी जो आपका रिसर्च डिज़ाइन है, यानी आपका खोजपूर्ण अनुसंधान डिज़ाइन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो है आपका वो है अन्वेषणात्मक अनुसंधान अभिकल्प को रचनात्मक शोध अभिकल्प के रूप में जाना जाता है। इस तरह के एक अनुसंधान डिज़ाइन का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, गहन या अधिक सटीक जांच के लिए या एक परिचालन पहलू आपका जो पहल है या पहलू से एक कार्य परिकल्पना विकसित करने के लिए एक शोध समस्या तैयार करना। यानी इसका उद्देश्य क्या है, इसे रचनात्मक शोध कहते हैं। एक तरीके से इसका एक अन्य जो नाम है वो भी आप याद रखेंगे, क्या है आपका रचनात्मक शोध, यानी फॉर्मेटिव रिसर्च भी कहते हैं एक तरीके से। इसका उद्देश्य है कि किसी शोध समस्या को पहले से अधिक सटीक रूप से क्या करना, तैयार करना। ये जो आपकी शोध समस्या है उसको पहले से अधिक सटीक रूप में क्या करना, एक तरीके से रेडी करना, तैयार करना। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे काम क्या है, काम है आपके किसकी, गहन जांच।
क्या है आपका गहन जांच के लिए एक आधार तैयार करना, एक बेस तैयार करना, यानी एक कार्यकारी जो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, उसको विकसित करने के लिए ये क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले यह जानने की कोशिश करना कि ग्राहक क्या चाहते हैं। भाई आप कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ग्राहक चाहते क्या है, तो कोई फायदा नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप उदाहरण के तौर पर ये जो खोजपूर्ण अनुसंधान डिजाइन है उस पर ये ले सकते हैं कि किसी नए प्रोडक्ट को जांच करने से पहले ये जानने की कोशिश करना कि ग्राहक क्या चाहते हैं। तो अभी तक समस्या ठीक से पता नहीं है, इस चीज़ से हमें ये पता चल रहा है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करें आपका वर्णनात्मक और आपका नैदानिक अनुसंधान डिजाइन के बारे में। ठीक है, तो यानी एक तरीके से ये जो आपका अनुसंधान डिजाइन का संबंध किसी विशेष व्यक्ति या समूह की विशेषताओं का वर्णन करने से है। इस बीच एक नैदानिक अनुसंधान डिजाइन उस आवृत्ति का निर्धारित करता है जिसके साथ एक चर होता है या किसी अन्य चर के साथ इसका संबंध होता है। यानी जो आपका वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब है इसका काम किसी व्यक्ति या समूह की विशेषताओं का पता लगाना है। क्या करना है, आपका जो विशेषताएं हैं उनका एक तरीके से वर्णन करना है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि एक शहर के कितने प्रतिशत छात्र रोजाना 8 घंटे सोते हैं। तो ये केवल क्या है, ये केवल आपका डिस्क्रिप्टिव है, यानी एक तरीके से वर्णन करना है। ठीक, वहीं अगर हम नैदानिक की बात करेंगे तो नैदानिक का मतलब है इसका काम यह है कि यह निर्धारित करना कि कोई घटना कितनी बार होती है। क्या है भाई, कोई जो घटना है वो कितनी बार होती है या किसी अन्य चर के साथ उसका क्या संबंध क्या है, ये आपका क्या करता है, नैदानिक अनुसंधान करता है। जैसे आप मान सकते हैं कि छात्रों के देर से सोने का कारण क्या है। ठीक है, तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो पहले तो ये देखते हैं ना कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। भाई जब छात्र जो हैं देर तक सोने का जो रीज़न है वो रीज़न क्या है, आधे घंटे तक सो रहे हैं तो सो क्यों रहे हैं। तो समस्या के कारणों की पहचान करना ये क्या है आपका नैदानिक, पहचान करना। जब आप किसी, जैसे आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायरेक्ट तो थोड़ा ना दवाई दे देते हैं, वो पहले देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या है, कारण जानते हैं, कारण जानने के बाद भी आपका क्या करते हैं, उपचार करते हैं। तो पहले निदान होता है, दिन आपका उपचार होता है। ठीक है, पहले यहाँ पे आपका कारण जानते हैं, तो इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, दिन बात करें हम आपके नेक्स्ट की, ये है आपका परिकल्पना, परीक्षण, अनुसंधान, डिजाइन, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग, रिसर्च, डिजाइन। तो परिकल्पना यानी परीक्षण, अनुसंधान, जो आपकी अभिकल्पनाएं वे हैं जिनमें शोधकर्ता दो या दो से अधिक चरों के बीच कारण संबंध की जो है परिकल्पना है उसका क्या करता है, परीक्षण करता है। तो यानी जो आपका परिकल्पना है इसका उद्देश्य क्या है कि एक तरीके से वे डिजाइन होते हैं जिसमें शोधकर्ता क्या करता है, दो या दो से अधिक चरों के बीच कारण और यानी एक तरीके से कैजुअल जो रिलेशनशिप है उसका एक तरीके से क्या करता है, परीक्षण करता है। जैसे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक समूह को नई दवा देना और दूसरे को पुरानी दवा देना। जैसे एक आपका ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है, आप इसको क्या कर रहे हैं, नई दवा दे रहे हैं, और जो दूसरा ग्रुप है उसको आप पुरानी ही दवा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर हम देख रहे हैं कि क्या नई दवाई का जो प्रभाव है वो पुरानी दवाई से बेहतर है या नहीं। तो यहाँ पे कारण और प्रभाव का क्या हो रहा है, आपका एक तरीके से परीक्षण हो रहा है। किसका, कारण और आपका जो प्रभाव है यानी जो इफेक्ट है उसका क्या हो रहा है, एक तरीके से आप टेस्ट कर रहे हैं, उसका एक तरीके से परीक्षण हो रहा है। ठीक, आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। दिन यहाँ पे बात करते हैं आपके चर और परिकल्पना की। तो यहाँ पे जो आपका बाहरी चर है, अगर हम उसकी बात करें तो जो बाहरी चर है यानी स्वतंत्र चर जो सीधे तौर पर अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित नहीं होते लेकिन आश्रित चर को प्रभावित करते हैं, उन्हें बाहरी चर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो बाहरी चर हैं यानी वे ऐसे स्वतंत्र चर होते हैं जो अध्ययन के उद्देश्य से सीधे तौर पर रिलेट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी ये आश्रित चर को क्या करते हैं, आपका इफेक्ट करते हैं, यानी एक तरीके से प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो कि आप मतलब आप पढ़ना और परीक्षा में अंक के बीच संबंध देख रहे हैं। जैसे मतलब आपका पढ़ना एक क्या हो गया, आप जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ना क्या हो गया, स्वतंत्र चर हो गया। ठीक है, आपका पढ़ना क्या हो गया, स्वतंत्र चर हो गया। और परीक्षा में अंक क्या है, आश्रित चर हैं।
परीक्षा में अंक क्या हो गया, ये आपका अंक क्या हो गया, आपका आश्रित चर हो गया। तो इसके बीच आप संबंध देख रहे हैं। यदि कुछ छात्रों के जो माता पिता हैं बहुत पढ़े लिखे हैं तो ये बाहरी चर परिणाम को क्या कर सकता है, एक तरीके से प्रभावित कर सकता है। तो आप इस उदाहरण के तौर पर इस चीज को ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपका यहाँ पे बात करते हैं आपका प्रायोगिक और नियंत्रण समूह की, यानी एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स की बात करें तो जब एक समूह सामूहिक परिकल्पना परीक्षण अनुसंधान में समान परिस्थिति के संपर्क में आता है तो इसे नियंत्रण समूह के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर बात करें तो जब समूह एक निश्चित नई या विशेष स्थिति के संपर्क में आता है तो इसे प्रायोगिक समूह के रूप में जाना जाता है। यानी अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें तो एक्सपेरिमेंटल मतलब क्या है, आप कोई नई चीज ट्राई करके देख रहे हैं कि क्या उस चीज में ग्रोथ हो रही है कि नहीं। जैसे मान लो कि आप नई खाद का उपयोग कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि क्या पौधों की जो वृद्धि है वो हो रही है या नहीं, पौधों की वृद्धि बढ़ती है या नहीं। वहीं नियंत्रण ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे आप कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी नया नहीं ट्राई कर रहे हैं, जो आपकी सामान खाद है उसका प्रयोग कर रहे हैं और देख रहे हैं उसमें कितना आपको फर्क पड़ रहा है। तो यानी नियंत्रण समूह मतलब क्या है आपका, नियंत्रण जो आपका कंट्रोल ग्रुप है वो जब एक समूह को अनुसंधान में समान परिस्थितियों के संपर्क में लाया जाता है, यानी कोई नई चीज या उपचार नहीं दिया जाता है, तो वो क्या होता है आपका कंट्रोल ग्रुप होता है। वहीं प्रायोगिक की बात करें तो जब दूसरे समूह को किसी विशेष या नई स्थिति या उपचार के संपर्क में लाया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रायोगिक समूह के रूप में जानते हैं। यानी एक्सपेरिमेंट करना, कुछ नया ट्राई करना, ये आपका एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें आपके हाइपोथेसिस की, यानी आपकी परिकल्पना की बात की जाए तो एक शोध परिकल्पना अक्सर भविष्य कहने वाला कथन होता है। यानी जो आपकी परिकल्पना है वो भविष्य बताने वाला कथन है, यानी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने वाली चीज स्टेटमेंट होती है। तो और ये जो होता है ये वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके परीक्षण करने में एक तरीके से सक्षम होता है। और इसमें जो शामिल चर होते हैं यानी जो वेरिएबल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, आपका इंडिपेंडेंट और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आपका स्वतंत्र और आपके आश्रित चर क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं। जैसे जो छात्र रोज सुबह योगा करते हैं उनकी एकाग्रता बिना योगा करने वाले छात्रों से बेहतर होगी। भाई जो रोजाना क्या कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, और जो योगा नहीं कर रहे हैं, योगा करने वाले और योगा नहीं करने वालों में आपको अंतर दिखाई देगा। जो योगा करते हैं उनकी एकाग्रता बेहतर होगी योगा ना करने वालों की अपेक्षा। ठीक है चलेगा। अब बात करते हैं आपके प्रत्यक्षवाद की। तो प्रत्यक्षवाद मतलब एक वास्तविक और वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के अस्तित्व का दावा करता है जिसका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान और वैज्ञानिक जांच के तरीकों और सिद्धांतों को शामिल करके किया जाता है। तो जो आपका प्रत्यक्षवाद है वो दावा करता है आपकी सच्ची और वस्तुनिष्ठ वास्तविकता पर। ठीक है, और जिसे हम प्राकृतिक विज्ञानों के जो तरीके हैं, जो आपकी थ्योरीज हैं, उनका उपयोग करके इसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यानी अगर आप सरल भाषा में इसको समझें तो जो देखा और मापा जा सके, जो देखा और मापा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, ज्ञान होता है। अब यहाँ पे जो प्रत्यक्षवादी हैं वो 5 सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। तो वो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं इनको भी देखते हैं। सबसे पहले बात करें आपका घटनावाद या घटनवाद, यानी इंद्रियों द्वारा प्रदर्शित ज्ञान को ही वो क्या मानते हैं, ज्ञान माना जा सकता है। यानी ज्ञान वह माना जाता है जो इंद्रियों यानी सेंसेस द्वारा क्या होता है, एक तरीके से प्रदर्शित होता है। किसके द्वारा, सेंसेस के द्वारा। जो हमारी सेंसेस हैं, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके द्वारा जो हम फील कर पाते हैं, सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वो सारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। आप सभी उनको जानते हैं। वहीं बात करें आपका निगमनात्मकता की। ठीक है, यहाँ पे हिंदी नहीं दी हुई है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंदी लिख देती हूँ। ठीक है, क्या है आपका निगमनात्मकता। ठीक है, तो निगमनात्मकता की बात करें तो सिद्धांत का लक्ष्य या जो परिकल्पनाएं हैं वो विकसित करना। सिद्धांत यानी जो थ्योरी है उसका टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, एम क्या है, परिकल्पनाएं विकसित करना, हाइपोथेसिस विकसित करना, जिनका परीक्षण करके नियम यानी लॉज बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, आपके नियम बनाए जाते हैं, यानी आपके लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि सभी पक्षियों के पंख होते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत भाई सभी पक्षियों के क्या होते हैं, पंख होते हैं। मैं इस पक्षी को देखना चाहता हूँ
यह पक्षी है, ये आपका क्या हो सकता है, हाइपोथेसिस हो सकता है, यानी ये आपकी क्या हो सकती है, परिकल्पना होती है। इसलिए इस पंख होने चाहिए, ये आपका क्या होगा, परीक्षण होगा। यानी सभी पक्षियों के पंख होते हैं, ये आपका क्या है, मैं एक तरीके से बता देती हूँ। यानी आपके सभी पक्षियों के क्या होते हैं स्टूडेंट, पंख होते हैं। ठीक है, पक्षियों के क्या हो रहे हैं, पंख हो रहे हैं। ये क्या है, आपकी थ्योरी है, ये आपका क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, मैं इस पक्षी को देखता हूँ, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पक्षी को क्या करता हूं, देखता हूं। ठीक है, तो ये पक्षी है, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी परिकल्पना हो गई, यानी ये आपका क्या हो गया, हाइपोथेसिस हो गया। इसलिए इसे पंख होने चाहिए, इसलिए इसके पास क्या होने चाहिए, पंख होने चाहिए। ये क्या है आपका, ये आपका परीक्षण है। तो मैंने सारी चीजें आपका आई होप क्लियर कर दिया। ठीक, देन अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम बात करें आपके वस्तुनिष्ठता की, ठीक है, आगमनवाद भी है, यानी तथ्यों का समूह जो कानूनों और ज्ञान के लिए आधार प्रदान करता है। यानी ये तथ्यों के समूह पर आधारित होता है जो नियम और ज्ञान के लिए एक तरीके से बेस तैयार करता है। वहीं अगर हम बात करें आपके वस्तुनिष्ठता की, तो विज्ञान को मूल्य मुक्त होना चाहिए, यानी विज्ञान को मूल्य मुक्त यानी वैल्यू फ्री होना चाहिए। यानी जो शोध करता है, यानी जो रिसर्चर है, वो व्यक्तिगत विचारों का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, उसके जो पर्सनल थॉट हैं, जो पर्सनल आपके पॉइंट्स हैं, उन पर मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ इसमें कही गई है। ठीक है, वहीं बात करें आपके वैज्ञानिक कथन की, ठीक है, आपका साइंटिफिक स्टेटमेंट की बात की जाए तो केवल वही कथन वैज्ञानिक है जिनका सत्यापन किया जा सकता है, जिनके पास मतलब एक तरीके से जिनके लिए आपके पास साक्ष्य हैं, जिनको एक तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। सत्यापन का मतलब यही हुआ जिनको प्रूव किया जा सके, जो सत्यापित हैं, वही आपका क्या है, एक तरीके से वैज्ञानिक है। ठीक, इसको आप एक तरीके से उत्तर प्रत्यक्षवाद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आपका उत्तर प्रत्यक्षवाद, यानी वह प्रत्यक्षवाद की आलोचना के परिणाम स्वरूप बना एक क्या है, समकालीन दर्शन होता है, जहाँ पे यहाँ पे शोध का उद्देश्य क्या है, भविष्यवाणी और आपका एक तरीके से डिस्क्रिप्शन दोनों देना है। यानी भविष्यवाणी भी करना है और आपको क्या करना है, विवरण भी देना है, यानी प्रेडिक्शंस भी है और आपका डिस्क्रिप्शन भी है। तो यहाँ पे आपका दोनों चीज इसमें क्या हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। चलिएगा, हमने जब सैम्पलिंग की बात की तो इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो थोड़ा सा यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे हमने सैम्पलिंग की बात की तो सैम्पलिंग के मेथड भी हैं। ठीक है, तो जो आपका सैम्पलिंग है स्टूडेंट, तो ये जो सैम्पलिंग के जो आपके मेथड हैं उनमें से आपका दिया हुआ है क्लस्टर सैम्पलिंग, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो सैम्पलिंग का मतलब है रिसर्च करने के लिए पूरी जो आपकी जनसंख्या है, जो पूरी पॉपुलेशन है, उसके बजाय उनसे कुछ लोगों या इकाइयों को एक तरीके से चुनना, जो कि हमने आपका डिफिनेशन में आपको बताया कि भाई एक्चुअली सैम्पलिंग होता क्या है। अब यहाँ पे हमने बात की आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग की। तो क्लस्टर नमूनाकरण में जनसंख्या को उपसमूह में विभाजित करना भी शामिल है, लेकिन प्रत्येक उपसमूह में पूरे नमूने के समान गुण होने क्या चाहिए, जो पूरे नमूने में जो है वो समान गुण होने चाहिए। प्रत्येक उपसमूह के व्यक्तियों का नमूना लेने के बजाय आपको जो बेहतरीन ढंग से पूरे उपसमूह का चयन आपका एक तरीके से करते हैं। मैं आपको सरल भाषा में इसको समझाती हूँ। तो जो आपका क्लस्टर सैम्पलिंग है, इसमें जनसंख्या को छोटे छोटे उपसमूह में बांटा जाता है। क्या किया जाता है, इसमें छोटे छोटे जो आपके सब ग्रुप होते हैं, यानी जो उपसमूह होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, एक तरीके से विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो तरीका क्या है, तरीका है कि हर उपसमूह की जो विशेषताएं हैं लगभग एक जैसी होनी चाहिए। तो जैसे आपका जो जितने आप सब ग्रुप आपने बनाए हुए हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, ठीक है, वो आपके जो की फीचर्स हैं वो आपका कैसा होना चाहिए, लगभग एक जैसा होना चाहिए। आप जो हर एक सब ग्रुप से कुछ व्यक्तियों को चुनने के बजाय आप क्या करेंगे, रैंडमली पूरे के पूरे उपसमूह को क्या करेंगे, चुन लेंगे। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से वैसे नहीं चुनना है, रैंडम तरीके से आपको क्या करना है, चुनना है। रैंडमली आपको क्या करना है, पूरे के पूरे उपसमूह को चुन लेते हैं। ये आपका होता है क्लस्टर सैंपलिंग। जैसे मान लो कि एक कंपनी के देश भर के, मतलब जैसे मान लो एक आपकी कंपनी है, ठीक है, और एक कंपनी के देश भर के 10 शहरों में क्या है, उनके ऑफिस हैं। कितने शहरों में,
10 सिटी में एक तरीके से उनके क्या है ऑफिस है। आप हर ऑफिस से डेटा एकत्र नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या करेंगे, आप 3 ऑफिस यानी एक तरीके से क्लस्टर चुनेंगे और केवल उन्हीं 3 ऑफिसों के सभी कर्मचारियों को क्या करेंगे, सर्व करते हैं। तो यानी जैसे मान लो आप 10 शहरों में उनकी जो कंपनियां हैं उनमें से आपने क्या किया, 3 जो आपकी ऑफिस हैं, जो 3 ऑफिस हैं उनको आपने क्या कर लिया, चुन लिया। अब उन 3 ऑफिस में जितने भी आपके कर्मचारी हैं आप उन सभी को क्या करेंगे, एक तरीके से रैंडमली आप चुन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से क्या होता है, आपका क्लस्टर सैंपलिंग होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ। क्लस्टर सैंपलिंग में हम छोटे छोटे उप समूह में इनको क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं और उप समूह के कुछ व्यक्तियों को चुनने के बजाय हम क्या करते हैं, रैंडमली पूरे के पूरे उप समूह को चुन लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक कंपनी के देश भर में आपके 10 शहरों में ऑफिस हैं। ठीक है, 10 शहरों में क्या है, उनके ऑफिस हैं। ठीक है, तो हर ऑफिस से डेटा एकत्र नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ऑफिस हैं उनमें से 3 ऑफिस हम चुन लेते हैं और केवल उन्हीं 3 ऑफिसों के जो सभी कर्मचारी हैं उनका एक तरीके से हम सर्वे करेंगे। ठीक है, तो ये 3 ऑफिस आपके क्या हो जाएंगे, क्लस्टर हो जाएंगे। आई होप अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते भी हैं, तो एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे उदाहरण के तौर पर दिया है कि कंपनी देश भर के 10 शहरों में कार्यालय हैं, सभी लगभग समान भूमिकाओं में कर्मचारियों की समान संख्या के साथ आपके पास अपना डेटा एकत्र करने के लिए प्रत्येक कार्यालय की यात्रा करने की क्षमता नहीं है। भाई 10 शहरों में आपके जो ऑफिस हैं वो हैं, आप हर जगह जाके नहीं कर सकते, इसलिए आप 3 कार्यालयों का चयन करने के लिए यानी आपका यादृच्छिक नमूनाकरण यानी रैंडमली जो सैंपलिंग है उनका उपयोग करते हैं और ये आपके क्या होते हैं, क्लस्टर होते हैं। ठीक है, उदाहरण आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करें आपका स्नोबॉल जो आपका नमूनाकरण है, इसकी बात करें तो यदि जनसंख्या का उपयोग करना कठिन है, ठीक है, यदि जनसंख्या का उपयोग करना कठिन है तो अन्य प्रतिभागियों के माध्यम से प्रतिभागियों को भर्ती करने के लिए स्नोबॉल नमूनाकरण का उपयोग किया जा सकता है। जैसे आप और लोगों के संपर्क में आते हैं वैसे वैसे आपके पास स्नोबॉल तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका उपयोग कब करें, जब जनसंख्या तक पहुंचना मुश्किल हो, जैसे बहुत ही विशेषज्ञ या छुपे हुए समूह। ठीक है, तो तरीका क्या है, आप एक प्रतिभागी से संपर्क करते हैं और वह जो आपका प्रतिभागी है वो आपको उस समूह के अन्य प्रतिभागियों के संपर्क में लाता है। आप एक से संपर्क कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप एक से संपर्क कर रहे हैं और जिससे संपर्क कर रहे हैं वो आपको अदर से संपर्क करवा रहे हैं। कहने का मतलब ये है ना। तो इस तरह जितने ज़्यादा लोगों के संपर्क में आप आते हैं उतने ज़्यादा लोगों की संख्या क्या हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे एक बर्फ का गोला नीचे लुढ़क कर बड़ा होता जाता है। ठीक है, वैसा एक, अरे वो तो दूसरी चीज़ हो गई। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ आपको। जैसे आप शहर में बेघर लोगों के अनुभव पर एक तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। आप रिसर्च किस चीज़ पर कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्च आप किस चीज़ पर कर रहे हैं, बेघर लोगों के अनुभव पर। तो आपके पास उनकी कोई सूची नहीं है, ठीक, कोई लिस्ट नहीं है आपके पास, इसलिए संभाव्यतः नमूनाकरण संभव नहीं हो पाएगा। तो आप एक बेघर व्यक्ति से मिलेंगे जो क्या है, बेघर है। आप उस बेघर व्यक्ति से क्या करेंगे, मिलेंगे। तो जो रिसर्च में भाग लेने को क्या होता है, तैयार होता है और वह व्यक्ति आपको इलाके के अन्य बेघर लोगों के संपर्क में लाता है। आपके पास कोई लिस्ट नहीं है कि भाई कितने लोग बेघर हैं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कह रही कि और किसी चीज़ पर आप रिसर्च कर सकते हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही कि आप एक बेघर लोगों का एक तरीके से रिसर्च कर रहे हो और आप एक बेघर लोगों से मिलोगे और वो आपको अन्य बेघर लोगों से मिलवाएगा, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो आपका एक तरीके से धीरे धीरे और संपर्क बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है कि आप अपने शहर में बेघर होने के अनुभव पर शोध कर रहे हैं। चूंकि शहर में सभी बेघर लोगों की कोई सूची नहीं है तो संभावित नमूनाकरण संभव नहीं है। आप एक व्यक्ति से मिलते हैं जो अनुसंधान में भाग लेने के लिए सहमत होता है और वह आपको अन्य बेघर लोगों के संपर्क में रखता है जिन्हें वह क्षेत्र में जानता है। भाई मैं अगर किसी को जानती हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि नहीं आप यहाँ पे चले जाओ, इनसे भी आपको मिल जाएगा डेटा, उनसे भी मिल जाएगा डेटा, ये भी बेघर ही हैं, वो भी बेघर ही हैं। तो ऐसे करके आप जैसे मेरे पास आएंगे तो मैं आपको अन्य लोगों के पास भी भेजूंगी, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ बात करें आपकी विषमता के बारे में, तो आंकड़ों में विषमता का अर्थ है कि आपकी आबादी, नमूने या परिणाम भिन्न है। यह समरूपता के विपरीत है, जिसका अर्थ है कि जनसंख्या, डेटा या परिणाम आपका क्या है, समान है। तो सांख्यिकी यानी आपका एक तरीके से सांख्यिकी में विषमता का अर्थ क्या होता है, आपकी जनसंख्या, नमूना या परिणाम क्या है, अलग अलग हैं। यहाँ किसकी बात हो रही है, आपका एक तरीके से सांख्यिकी की बात हो रही है, ठीक है। सांख्यिकी विषमता की एक तरीके से बात हो रही है। तो सांख्यिकी विषमता का अर्थ है कि आपकी जो जनसंख्या है, जो नमूना है या जो परिणाम है, वो क्या है, डिफरेंट है, यानी एक तरीके से आपका अलग अलग है। तो यहाँ पे बात की जाए आपका एक तरीके से यहाँ पे बात की जाए आपका समरूपता के बारे में, तो समरूपता का विपरीत क्या होता है, तो ये समरूपता का विपरीत है कि जिसका अर्थ जनसंख्या, डेटा और जो आपका परिणाम है वो आपका क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे क्या है, आपका समरूपता की बात की गई है, ठीक है। यहाँ किसकी बात की गई है, होमोजेनिटी की बात की गई है, समरूपता की बात की गई है। और समरूपता का विपरीत एक तरीके से क्या है, तो समरूपता के विपरीत है जिसका अर्थ है कि जनसंख्या, डेटा जो परिणाम है वो क्या है, आपके समान है। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि एक क्लास में केवल लड़के हैं, समरूपता, लेकिन अगर क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, विषमता हो जाएगा। तो समरूपता मतलब आपका एक जो क्लास है उसमें केवल क्या है, आपके लड़के हैं, ठीक है। एक सेकेंड में थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं आपका समरूपता के बारे में, तो एक क्लास है, वहाँ पे क्या है, आपके केवल आपके लड़के हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, समरूपता हुआ। वहीं अगर हम बात करें आपकी विषमता के बारे में, तो विषमता मतलब क्या हुआ कि एक क्लास में लड़के भी हैं प्लस आपकी क्या है, लड़कियां भी हैं, क्या है, आपकी लड़कियां भी हैं। तो ये आपका क्या हो गया, विषमता हो गई, लड़के और लड़कियां दोनों। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपकी विश्वसनीयता और वैधता की, यानी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की बात की जाए, तो विश्वसनीयता एक माप की जो स्थिरता है उसको संदर्भित करती है। क्या परिणाम समान परिस्थितियों में पुनः प्रस्तुत किए जा सकते हैं, यानी जो आपकी विश्वसनीयता है वो क्या है, यह किसी माप की संगति को दर्शा रहा है, यानी क्या परिणाम समान परिस्थितियों में भी पुनः प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझो कि मान लो आप किसी व्यक्ति का जो वजन है वो 3 बार माप रहे हो और 3 बार भी उसका वजन कितना ही आ रहा है, 65 kg आ रहा है। मान लो किसी जो आपकी लेडीज है उसका वजन माप रहे हो, भाई 55 kg है और तीनों बार मापने पर भी वो 55 kg ही आ रहा है, इसका मतलब है वो क्या है, आपका विश्वसनीय है। वहीं अगर हम वैधता की बात करें, तो वैधता में क्या है कि वैधता एक माप की सटीकता को संदर्भित करता है। क्या परिणाम वास्तव में यह दर्शाते हैं कि उन्हें क्या मापना चाहिए। जैसे मतलब आपका क्या है, एक तरीके से यदि मान लो कि आपकी गणित की परीक्षा केवल इतिहास के प्रश्न पूछती है, आप गणित की परीक्षा किसके प्रश्न पूछ रही है, आपकी हिस्ट्री यानी आपके इतिहास के प्रश्न पूछ रही है, तो भले ही परिणाम विश्वसनीय हों, बार बार समान स्कोर आ रहे हों, वे वैध नहीं होगा, उसकी वैलिडिटी नहीं होगी, क्योंकि वे गणित कौशल को नहीं माप रहे हैं। तो यानी भाई गणित में इतिहास, इतिहास में गणित, तो इसका मतलब आपका वैलिडिटी सही नहीं है, ठीक। यहाँ पे बात करें आपका नेक्स्ट पैरामीट्रिक बनाम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की। तो पैरामीट्रिक एक परीक्षण है जिसमें पैरामीटर माप आपके जो मान हैं वो लिए जाते हैं और जनसंख्या वितरण हमेशा ज्ञात होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना करने के लिए माध्य मान का उपयोग किया जाता है। तो जो आपका पैरामीट्रिक बनाम गैर पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो इसमें जो आपका पैरामीट्रिक है, तो पैरामीट्रिक जो टेस्ट होते हैं वह एक ऐसा परीक्षण है जिसमें पैरामीटर माने जाते हैं, ठीक है। क्या माने जाते हैं, आपका पैरामीटर आपके माने जाते हैं और जनसंख्या वितरण ज्ञात होता है। इनसे क्या ज्ञात होता है, आपका जनसंख्या वितरण, ठीक है, चलेगा। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना के लिए आमतौर पर जो माध्य है, ठीक है, आपका क्या होता है, माध्यिका आपने पढ़ा ही होगा, बहुलक, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आपका उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं आपका टी टेस्ट, ठीक है, उसके साथ साथ आपका इनोवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, आपका क्या हो जाएगा, इनोवा हो जाएगा। एंड जब डेटा समान वितरण यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीके से क्या करता है, पालन करता है, ये आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। वहीं अगर हम क्या बात करें, तो यहाँ पे जो आपका गैर पैरामीट्रिक परीक्षण है,
यहाँ पे इन परीक्षणों में जो आपकी पॉपुलेशन है उसकी किसी भी वितरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी ये जो आपका गैर पैरामीट्रिक जो आपका परीक्षण है, इसमें परीक्षणों का यूज तब किया जाता है जब जनसंख्या का कोई वितरण अज्ञात होता है। ठीक है, क्या होता है? अज्ञात होता है, जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो देखिए क्या लिखा है कि गैर पैरामीट्रिक परीक्षण में जनसंख्या की किसी भी वितरण की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही गैर पैरामीट्रिक परीक्षण एक प्रकार की परिकल्पना परीक्षण है, यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, जो किसी अंतर्निहित परिकल्पना पर निर्भर नहीं है। तो गैर पैरामीट्रिक परीक्षण में परीक्षण माध्य के मान पर निर्भर करता है और परीक्षण इस पद्धति की वितरण मुक्त परीक्षण के रूप में इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पैरामीट्रिक टेस्ट के जो प्रकार हैं इनको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें आपके टी टेस्ट की, यानी जो आपका टी टेस्ट है, तो इस परीक्षण का उपयोग तब किया जाता है जब नमूने छोटे होते हैं और जनसंख्या प्रसरण अज्ञात होते हैं। तो परीक्षण का प्रयोग दो साधनों और छोटे स्वतंत्र नमूनों के अनुपात और जनसंख्या माध्य और नमूना माध्य के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। यानी ये जो आपका टी टेस्ट है ये तब उपयोग किया जाता है जब नमूने क्या होते हैं? आपके छोटे होते हैं और आपके जो जनसंख्या है वो आपका अज्ञात है, यानी आपको नहीं पता है कितनी जनसंख्या है और नमूने आपके क्या है? एक तरीके से छोटे हैं। तो इनका उपयोग दो आपके जो छोटे स्वतंत्र नमूने हैं उनके माध्यों और अनुपातों की तुलना करने के लिए किया जाता है। आपका कौन सा टेस्ट? टी टेस्ट। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आपके अन्य की, तो ये आपका जो है फ्रीडमैन टेस्ट की अगर हम बात करें, तो जो आपका फ्रीडमैन टेस्ट है, क्रमिक निर्भर चर वाले समूहों के अंतर की क्या की जाती है? इसमें गणना की जाती है और इस परीक्षण का उपयोग निरंतर डेटा के लिए किया जाता है। यानी कंटिन्यूअस जो आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए इसमें बात की जाती है। किस परीक्षण में? आपका फ्रीडमैन, यानी क्रमिक जो आपका निर्भर चर है, यानी ऑर्डिनल जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, उनके समूहों के अंतर की क्या करता है? एक तरीके से गणना करता है। यानी क्या करता है? एक तरीके से जो आपका ऑर्डिनल आपका डिपेंडेंट जो आपका वेरिएबल है, ठीक है, उसके समूहों की जो अंतर है उसकी गणना के लिए किया जाता है। तो इस परीक्षण का उपयोग निरंतर डेटा के लिए किया जाता है। जो कंटिन्यूअस डेटा है इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें आपके क्रूस्कल जो वॉलिस आपका परीक्षण है, तो इस परीक्षण का उपयोग तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक माध्यिकाएं भिन्न होती हैं और इस परीक्षण में गणना के लिए डेटा बिंदुओं के श्रेणी का उपयोग किया जाता है। यानी जो आपका क्रूस्कल जो आपका वॉलिस टेस्ट है, इस परीक्षण का उपयोग तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक जो माध्यिका हैं वो अलग होती हैं। तो इस परीक्षण में गणना के लिए हम क्या करते हैं? डेटा बिंदुओं की श्रेणी का क्या करते हैं? यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके मान विटनी जो आपका परीक्षण है, अगर हम यहाँ पे मान विटनी परीक्षण की बात करें, तो दो स्वतंत्र समूहों के बीच अंतर की तुलना करने के लिए इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। और इस परीक्षण में प्रयोग की जाने वाली जो शर्त यह है कि आश्रित जो मान है निरंतर या क्रम सूचक होने चाहिए। यानी यहाँ पे जो आपका मान विटनी जो आपका परीक्षण है, ये एक तरीके से दो स्वतंत्र समूहों के बीच के अंतर की जो तुलना है उसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी शर्त क्या है कि जो आश्रित मान है वो निरंतर और क्रम सूचक होने चाहिए। ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूअस और ऑर्डर एक तरीके से यहाँ पे होने चाहिए। तो ये आपका क्या है? मान विटनी आपका टेस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका पैरामीट्रिक टेस्ट के अनुप्रयोग की। ठीक है, क्या बात करते हैं आपके पैरामीट्रिक टेस्ट के अनुप्रयोग की। तो इस परीक्षण का उपयोग तब किया जाता है जब दिया गया डेटा क्या हो? मात्रात्मक और निरंतर हो, जिसे आप क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। मात्रात्मक का क्या होता है? आपका मात्रात्मक क्या होता है? जिसको मापा जा सकता है और जो कंटिन्यूअस हो। जब डेटा समान वितरण का होता है तब इस परीक्षण का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, गैर पैरामीट्रिक परीक्षण के अनुप्रयोगों की बात करें तो नमूना परिणामों का अध्ययन करने के लिए ठोस मिश्रण के मामले में इस परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। वहीं गैर पैरामीट्रिक परीक्षणों का उपयोग तब किया जाता है जब जनसंख्या का वितरण क्या होता है? अज्ञात होता है, जब हमें जानकारी नहीं होती है कि भाई पॉपुलेशन कितनी है। सो स्टूडेंट, ये रहा आज का सेशन। आई होप आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। मेरी कोशिश ये थी कि लास्ट जो आपका मोमेंट चल रहा है भाई, एग्ज़ाम्स काफ़ी करीब हैं, सभी एग्ज़ाम्स लाइन अप हैं, आपका ILT ग्रेड का भी है, वहीं UGC नेट के भी एग्ज़ाम्स हैं।
तो यहाँ पे जो आपका रिसर्च है ये काफ़ी अहम भूमिका निभाता है और केवल प्रैक्टिस मात्र से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते हैं, हमें थोड़ा सा थ्योरी पे भी फोकस करना चाहिए। जब हमारी थ्योरी सही होती है तो यहाँ पे हमारे जो आंसर्स होते हैं, कई बार अगर हमने नहीं वो चीज़ पढ़ी है तो समझ के बेस पर भी हम उस आंसर को दे सकते हैं। निगेटिव मार्किंग आपका यूजीसी नेट में होता नहीं है, तो ये आपके पास प्लस पॉइंट होता है कि आप सभी क्वेश्चनों को कीजिए। सो आई होप स्टूडेंट आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा और मैं टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चंस ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि वो भी आपके लिए, एक बार आपने थ्योरी की देन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और हेल्प मिलेगी। बाकी हमने क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी किए हैं, प्रीवियस सेशन में मैंने रिसर्च के आपके कंप्लीट क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है। अलग से मैं टाइप ऑफ रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, जिसमें हम थोड़ा सा कीवर्ड्स पर भी फोकस करेंगे कि ट्रिक के माध्यम से हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक भी शेयर करने वाली हूँ, लास्ट मोमेंट पे आपका ट्रिक एक तरीके से आपको और हेल्प करेगा। सो स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा और अपने साथ साथ सबसे ज़रूरी है आपके माता पिता, उनका भी ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा, सेम चीज़ अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।